नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मेरे और आपके लिए यह समझना आसान नहीं है कि ब्रह्मांड की संरचना बनाम स्पेस और समय का क्या अर्थ है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के कई कारकों पर निर्भर है। इनमें एक ग्रेविटेशनल वेव्स या कि गुरुत्वाकर्षणीय तरंगों का वजूद है। इस वजूद का पता इसी फरवरी में लगा है। यूं वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दे दी थी। बताया था कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे रोशनी की रफ्तार से आती है। उस बात की पुष्टि अब हुई है। लीगो ऑब्जर्वेटरी के रिसर्चरों ने 2 ब्लैक होल की टक्कर से निकलने वाली तरंगों का पता लगाया है। मतलब आकाश पार चांद सितारों की दुनिया से भी परे जो ब्लैक होल है, वहां तक की पड़ताल के करीब इंसान पहुंच रहा है। इससे ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी बिग बैंग थ्योरी को समझने की खिड़की शायद खुले। संभव है ब्लैक होल के आगे एक व्हाइट होल हो। मतलब अभी जो सामने चांद तारों का ब्रह्मांड दिखलाई देता है, वह भी किसी और सुपर ब्रह्मांड का मामूली हिस्सा हो। 2 ब्लैक होल की टक्कर से निकलने वाली तरंगों को वैज्ञानिकों ने अणु की चौड़ाई के एक हिस्से के बराबर की हरकत में दर्ज किया है। मतलब बहुत बारीक लेकिन अहम खोज। इस ऐतिहासिक शोध की 1000 वैज्ञानिकों की टीम में भारत के कोई 37 वैज्ञानिक है। संदेह नहीं कि आने वाले सालों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के वजूद से हम पृथ्वीवासियों का सफर देवताओं की तरह ब्रह्मांड में शुरू हो। मोटे तौर पर हम सबके लिए हैरानी वाली बात यह है कि ब्रह्मांड का फैलाव कितना विशाल है। इसमें यह पता नहीं पड़ सकता कि कहां से किस दूरी से हमारा स्पेस और समय बंधा हुआ है। सूर्य के चारों ओर हम घूमते हैं तो हमारा समय घूमता है, पर सूर्य या ग्रह नक्षत्र जिन दूरियों पर घूमते हैं उनका क्या और क्या छोर है। आज इस विकट विषय पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ विज्ञान ज्ञाता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु जी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का जो अभी एक जो खोज हुई है, इसका क्या मतलब है हमारी समझ के नाते, ब्रह्मांड की हमारी जो समझ है उसके नाते? देखिए, ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी समझ है, इसमें एक आमूल चूल परिवर्तन पिछली शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में आया था। जब मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी, वर्नर आइजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी और आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी। उसमें एक सबसे बड़ा अंतर क्या आया कि हम ये मानते हैं स्पेस यानी जो कि एक निर्वात है, XYZ 3 डायमेंशन है। मगर आइंस्टीन ने कहा कि जब शुरुआती स्टेज में स्पेस शुरू हुआ तो उसी के साथ समय का भी एक चक्र शुरू हुआ। क्योंकि समय आप कहां से मानेंगे? जहां परिवर्तन शुरू हुआ उसी को तो नापने की आवश्यकता है। जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समय नहीं था, तो उनका मानना था यह स्पेस त्रिआयामी नहीं है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 नहीं है, उसी के साथ समय भी जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो स्पेस है वो एक टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। यह यूनिवर्स एक टाइम स्पेस फॉर्म है, खाली स्पेस नहीं है। ये एक बड़ी भारी परिवर्तन था। अब इसमें यह बात आती है कि ये एक प्रकार से ऐसा हो गया जैसे कि समझिए एक जल है, एक माध्यम। अब जब उसमें आप कोई भारी चीज डालते हैं तो तरंगे उठती हैं, रिपल्स जो बाहर की तरफ जाती हैं। तो अब उनका यह कहना था कि इस टाइम एंड स्पेस फॉर्म में जैसे ही कोई भारी चीज आती है, मूव करती है, जैसे ग्रह, तो उसके अंदर से एक रिपल्स पैदा होती हैं, वही गुरुत्वाकर्षण तरंगे। अब आप कहेंगे कि साहब इससे पहले भी हमें बहुत सी तरंगे पता थी, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स। तो इनके पता लग जाने से कौन सा भारी अंतर आ गया? वह अंतर यह है कि लाइट वेव्स परमिसिबल नहीं है। यानी अगर आप किसी चीज आपकी चीज के सामने आ जाए तो आपको लाइट नहीं दिखाई पड़ती। तो ब्रह्मांड में जब प्रकाश की तरंगे चलती हैं तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट से बाधित हो सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी अंतर पड़ जाता है। जैसे आपके मोबाइल काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, कभी आप कहते हैं साहब सिग्नल नहीं मिल रहा, इसका मतलब जो तरंगे आ रही हैं वो किसी न किसी स्थान से डाइवर्ट हो जा रही हैं। मगर ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे ऐसी हैं जो कि किसी भी चीज से बाधित नहीं होती, ये किसी भी माध्यम के पार यथावत चलती रहती हैं। यानी ये कुछ कुछ ऐसी चीज हो गई जैसे जब सोनोग्राफी आई तो हमको शरीर के अंदर की चीजें दिखने लगी थी, या एक्सरे आया तो शरीर के अंदर दिखने लगा था। तो अभी तक जो हम ब्रह्मांड को देख रहे थे तो उसको हम प्रकाश की तरंगों
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के माध्यम से देखते थे, अब तो उसमें जहां बाधा आ जाती थी तो वो चीजें हमारे लिए अज्ञात हो जाती थी। अब जब ग्रेविटेशनल वेव्स आएंगे तो एक प्रकार से बेहतर एक्सरे की तरह की पिक्चर हमारे सामने आगे की वो ब्लैक होल तक की देख सकते हैं, मतलब दोनों वहां तक, मतलब क्या उसका। अब आपने जो ब्लैक होल की बात बताई, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात है। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है ब्रह्मांड में जो घनघोर ऊर्जा का क्षेत्र है, और उसके अंदर इतनी भयंकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि कोई चीज उससे बच नहीं सकती। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी वो उसके अंदर चली जाएगी, प्रकाश को वो खींच लेता है अपने अंदर। तो जब कोई चीज उससे रिफ्लेक्ट होके आती नहीं तो आपको कोई जानकारी नहीं लगेगी, क्योंकि ना आप प्रकाश की तरंग उससे देख सकते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सिर्फ और सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण तरंगे यानी ग्रेविटेशनल वेव्स उससे निकलती हैं। तो अब जब हम ग्रेविटेशनल वेव्स को फील करने की कैपेसिटी पा पाए हैं और स्पंदन को अनुभव करने की क्षमता पा पाए हैं, तो अब हम ब्लैक होल्स तक के बारे में हमारी जानकारी अब शुरुआत होगी। वो शुरुआत होगी उस शुरुआत में आगे अभी तात्कालिक तौर पर इसके किस किस तरह के अर्थ, मतलब वैज्ञानिक किस दिशा में बढ़ेंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड बना, कब बना, कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी के स्रोत वो ब्लैक होल्स हैं। जब ब्लैक होल्स के बारे में हमें बेहतर जानकारियां प्राप्त होंगी तो ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमें और बेहतर जानकारियां प्राप्त होंगी। अब आप कभी ये कह सकते हैं भाई जानकारी प्राप्त हो तो उससे सामान्य मनुष्य को क्या अंतर है। देखिए, सामान्य मनुष्य को यह अंतर पड़ता है कि जो जो हम सूक्ष्म चीजों की तरफ जाते जाते हैं त्यों तो हमारे पास एक नया ज्ञान का स्वरूप उभर के सामने आने लगता है। जैसे मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि पिछले 100 साल में विज्ञान ने जितनी भी उन्नति की है, यदि उन्हें 3 शब्दों में बांधना हो, बड़ा कठिन काम है, 3 शब्दों में बांधना हो तो वो 3 शब्द क्या हो सकते हैं? वो 3 शब्द हैं एटम, कंप्यूटर एंड जीन्स। यानी सारी बायोटेक्नोलॉजिकल, मैथमेटिकल, तत्व, ये 3 चीजें। इन तीनों में कॉमन क्या है? एटम सबसे सूक्ष्म पार्टिकल, एटॉमिक एनर्जी आई, और वो डीएनए भी वही। कंप्यूटर क्या है? सूक्ष्म तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। डीएनए क्या है? हमारे शरीर के सूक्ष्म अणुओं की संरचना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो जो हम फाइनर एलिमेंट्स में जाते हैं एक बहुत विराट पिक्चर हमें दिखती है, और इन ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से भी। नहीं, पर ये नहीं लगता, ये कुछ अजीब नहीं लगता इस आपके जो तर्क पे, उसी आधार पर कि जो जो सूक्ष्म में जाते हैं त्यों बड़ा अब दायरा खुलता जा रहा है। ये कुछ अजीब और ज्यादा बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल रहा है। देखिए, पेंडोरा बॉक्स नहीं है। कैसे? आप याद करिए, पहले आप एक कमरे में कितनी किताबें रख सकते थे? 100, 200, 400, 500। ठीक है। और आज एक डिवाइस के ऊपर आप हजारों किताबें रख सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। ऐसी बात नहीं, हमारे यहां वेदों में भी कहा गया है अणोरणीयान महतो महीयान, यानी महान से विराट की तरफ बढ़ना है तो अणु से अणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ बढ़िए। इस जो ताजा खोज है, इससे अंतरिक्ष को लेकर और इसको लेकर जो अभी जो मौजूदा जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्या डायमेंशन उसके बदलेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अंतरिक्ष को लेकर सबसे बड़ा अंतर यह आएगा, अंतरिक्ष की संरचना, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के अंदर की गतिविधियों के बारे में हमें भारी जानकारी मिलेगी। अब वो क्या परिवर्तन लाएगी, मैं इस पे एक कोट करता हूं। जैसे स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, वैसे ही एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं मिशियो काकू, जापानी मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने बात कही है कि टेक्नोलॉजी के विस्तार के आधार पर सभ्यताओं के 3 स्तर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 वो है वो जिस ग्रह पे रहते हो उसकी सारी लेटेंट एनर्जी यानी गुप्त स्रोत ऑफ ऊर्जाओं के स्रोत को जान गए हैं और प्रयोग करना जान गए हैं। लेवल 2 वो है जो अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं उसकी एनर्जीज जान गए हो, और लेवल 3 ये है जो उससे बाहर निकल के ब्रह्मांड की गैलेक्टिक एनर्जी को जान गए हो। तो अभी हमने तो पिछले 150-200 सालों में पेट्रोलियम हो, कोल हो, अभी अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी नहीं, लेकिन 150 साल के अंदर हम सीधे तीसरे लेवल पे जा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं ये जा रहे हैं, वो खुल तो गए। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अभी तो हम लेवल 1 में ही बहुत नीचे पड़े हुए हैं, लेवल 2 हम अभी पिछले 60-70 साल पहले गए। ये मैं मानता हूं कि ये लेवल 3 के सूर्य की पहली किरण हम कह सकते हैं। सुधांशु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।